हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स के सेकंड सोर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स के पहले सोर्स को डिस्कस करके कंप्लीट किया हुआ है, जो कि था टैक्स रेवेन्यू। और उसके अंदर हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टैक्सेस को डिस्कस किया, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आज नन टैक्स रेवेन्यू के बारे में जानेंगे और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, हम उनको भी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को, जहां पे हम देख रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स के दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स को। पहला हमने देखा था टैक्स रेवेन्यू, जिसमें हम लोगों ने बात किया डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इन दोनों के मीनिंग से लेकर के दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं जो हम लिख सकते हैं हमारे से क्वेश्चन पूछे जाने पर, हम लोगों ने उनको भी डिस्कस कर लिया है। आज बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स पे, जो कि है नन टैक्स रेवेन्यू। क्या है नन टैक्स रेवेन्यू, इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, हम उसकी बात आज करते हैं। सबसे पहले तो इसके मीनिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि हम इसी के साथ रिलेट करके नन टैक्स रेवेन्यू को पढ़ेंगे। और नन टैक्स रेवेन्यू क्या है, तो इट रेफर्स टू द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसीट्स। क्या है तो देखो, नन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स to the money receipts of the government from all the sources। उन सारे सोर्सेस से जो पैसा मिलता है सरकार को वो है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है अदर देन टैक्स रिसीट्स। देखिए, टैक्सेस के रूप में, इन टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिलता है, उन पैसों के अलावा, उन पैसों को छोड़कर बाकी के जितने भी सोर्सेज हैं, उन सारे सोर्सेज से जो भी पैसा गवर्नमेंट रिसीव करती है, उसी को हम नन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। नन टैक्स रेवेन्यू refers to the receipts of the government from all the sources other than those of tax receipts। टैक्सेस के अलावा जितने भी सोर्सेस से पैसा मिलेगा वो नन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा। अगर बात करें हम लोग कि ये नन टैक्स रेवेन्यू के इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या क्या हैं। नन टैक्स, जैसे टैक्स रेवेन्यू तो हम लोगों को पता लग गया कि भाई डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और उस तरह से गवर्नमेंट को पैसा रिसीव हो जाता है, और ये टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। लेकिन अगर हम नन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं और उसके सोर्सेस की बात करते हैं, तो नन टैक्स रेवेन्यू के इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम लोगों ने सारे सोर्सेस को लिखा हुआ है, मैंने आपको लिख करके बता दिया था, और वो स्ट्रक्चर अगर आपने नोट किया होगा तो आप बड़ी आसानी से नन टैक्स रेवेन्यू के सारे सोर्सेस के बारे में जान पाएंगे। अभी हम उन्हीं सारे सोर्सेस को वन बाय वन करके विथ एन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ नन टैक्स
रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज में सबसे पहला जो सोर्स हम ले रहे हैं वो हम लेते हैं इंटरेस्ट। और ये क्या है तो ध्यान देंगे, इंटरेस्ट के बारे में तो हमको पता ही है कि लोन दिया जाता है और उसके बदले में इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, चूंकि हम किसके बजट को डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को, तो यहाँ पे जब भी मैं गवर्नमेंट टर्म का इस्तेमाल करूंगी मतलब मैं केंद्र सरकार की बात कर रही हूँ। तो गवर्नमेंट जो होते हैं ना वो लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन, वो देते हैं लोन। अब सवाल है किसको देते हैं लोन, सरकार किसको लोन देती है, तो वो वेरियस काइंड ऑफ लोन्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह के लोगों को। सबसे पहले तो केंद्र सरकार है तो वो राज्य सरकार को लोन देते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या फिर यूनियन टेरिटरीज हो गए, केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, या फिर अदर कंट्रीज में भी टैक्सेस जो हैं वो लोगों को दिया जाता है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हो गए आपके देश के, उनको भी लोन पे किया जाता है सरकार के द्वारा अकॉर्डिंग टू नीड। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, पब्लिक को, कई तरह के लोगों को लोन देते हैं। जब सरकार लोन देते हैं तो उसके बदले में जिनको भी लोन दिया है उनको क्या चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो भी ब्याज लोन लिया गया है उसके बदले में ब्याज देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के रूप में जो भी पैसा सरकार को वापस मिलता है, आप ध्यान दो कि क्या ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बना रहा है, नहीं। क्या इस इंटरेस्ट को सरकार रिसीव कर रही है तो क्या कोई एसेट गवर्नमेंट का कम हो रहा है, नहीं। तो ये एक इंटरेस्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा मनी रिसीव करने का। गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय इट to the state governments, union territories, private enterprises and general public. Interest receipts from these loans is an important source of non-tax revenue, which is a revenue receipts that neither create any liability nor cause reduction in the asset of the government. So this will be the first important source of government, जिनसे वो गवर्नमेंट जो है वो पैसा रिसीव करती है। देखो लोन तो देती ही है सरकार और लोन के बदले में इंटरेस्ट उनको मिलता है, तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये गवर्नमेंट के पैसों को रिसीव करने का, और कोई बर्डन वगैरह भी नहीं बनाता और टैक्स नहीं है ये, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट कहलाता है और इससे भी गवर्नमेंट को पैसे रिसीव होते हैं। तो इंटरेस्ट समझ में आ गया हमें क्या है, गवर्नमेंट लोन देते हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, जो कि होगा सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। देखिए प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स क्या है, तो गवर्नमेंट जो है वो सरकार अर्न करते हैं, कमाते हैं प्रॉफिट। अब गवर्नमेंट प्रॉफिट कहाँ से कमाते हैं, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे अंडरटेकिंग्स हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से जानते हैं। वैसे उद्योग या वैसे एंटरप्राइजेज जो कि किसके कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है। जैसे कि अब पूछो कि ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, तो जैसे कि आपके हो गए इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। भेल, भारत हेवी
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये तमाम इंडस्ट्रीज जो हो गए, एंटरप्राइजेस जो हो गए, ये क्या कहलाएंगे? ये पीएसयूज कहलाएंगे, जिनको क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यानी कि वैसी इंडस्ट्रीज जो कि किसके कंट्रोल में है? सरकार के कंट्रोल में है। अब कंट्रोल में है का मतलब है कि इन उद्योगों को कौन चला रहा है? सरकार चला रहे हैं। तो जब वो इन उद्योगों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब इन उद्योगों को फायदा पहुंचेगा तो वो प्रॉफिट कहाँ पहुंचेगा? जो इसका मालिक है, यानी कि गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों से प्रॉफिट को रिसीव करते हैं, और ये प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिलता है जब इन उद्योगों में सेल प्रोसीजर कंप्लीट होता है। मतलब इन उद्योगों के द्वारा जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है वो बिकता है, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो सीधे सीधे कहाँ पहुंचता है? सरकार के द्वारा, सरकार के पास। और ये प्रॉफिट जो गवर्नमेंट अपने पीएसयू से रिसीव करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू का, क्योंकि ये कहीं से भी टैक्स नहीं है लेकिन पैसा मिल रहा है। तो प्रॉफिट की बात तो हो गई। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड्स? तो डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का शेयर। डिविडेंड का मतलब आप क्या समझेंगे? लाभांश। हिंदी में कहें लाभांश, लाभ का अंश। अब कोई उद्योग है, ठीक, मान लीजिए अब इस उद्योग के दो मालिक हैं, ए और बी, ठीक। यहाँ पे इस उद्योग को जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो कि प्रॉफिट जो है वो हो रहा है 5 करोड़ रुपए एनुअल, ठीक है। और ये दोनों जो पार्टनर्स हैं ए और बी, ये 50-50% के पार्टनर हैं, मतलब 50-50% इनका शेयर है इस कंपनी में। तो प्रॉफिट जो 5 करोड़ का हुआ है, ये 5 करोड़ का प्रॉफिट ए और बी दोनों में बढ़ जाएगा। ए को मिल जाएगा इसका 50% यानी कि 2.5 करोड़, और बी को भी मिलेगा इसका 50% यानी कि 2.5 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट है 5 करोड़ और इसका जो हिस्सा है 2.5 वो एक को मिल रहा है और 2.5 अगले को मिल रहा है। तो दिस 2.5 इज नोन एज डिविडेंड। कहने का मतलब हुआ प्रॉफिट का शेयर। तो प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो प्रॉफिट वो उस कंपनी के मालिकों में बढ़ता है अगर कंपनी के एक से ज्यादा मालिक होते हैं तो। अब गवर्नमेंट जो है, आपकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें पार्टनरशिप किया हुआ है। इन इंडस्ट्रीज में वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में होते हैं, और जब ऐसे उद्योगों को फायदा पहुंचता है तो कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को जाता है, और जितने परसेंटेज में सरकार मालिक है तो कुछ हिस्सा सरकार को मिलता है। तो प्रॉफिट का जो हिस्सा गवर्नमेंट रिसीव करते हैं उसी को तो हम डिविडेंड कह रहे हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू रिसीव करने का, जो कि जिसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ पे बात? ये हो गया आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू को रिसीव करने का। और इस तरह के पैसों को रिसीव करने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं बन रहा है, ध्यान दें, कोई एसेट उनका कम नहीं हो रहा है। फिर भी इस तरह के पैसे सरकार रिसीव करती है तो रेवेन्यू रिसीट्स है। टैक्सेस तो ये कहीं से भी नहीं है क्योंकि कंपलसरी पेमेंट नहीं है ये, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट सोर्स प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड भी होता है, जो कि गवर्नमेंट रिसीव करते हैं अपने इंडस्ट्रीज से या अपने उन इंडस्ट्रीज से जिनमें वो पार्टनरशिप के तौर पर काम करते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट सोर्स, और वो है फीस। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पे आप ले सकते हैं फीस, विच इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है फीस? तो फी आपका एक तरह का चार्ज होता है। फी
refers to the charge imposed by the government to cover. क्यों करते हैं सरकार ये चार्ज को इम्पोज? तो टू कवर द कॉस्ट ऑफ recurring services provided by it. क्या मतलब है कहने का? तो देखिए, सरकार जो है वो आपको किसी भी खास प्रकार की सुविधा या कहीं सेवा उपलब्ध करवाती है। तो जो भी सेवा या सुविधा उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा लोगों को, तो उस सेवा के बदले में सरकार को जो भी खर्च होता है, लोग लगते हैं उसके पीछे, जो भी माइनर सा कॉस्ट लगता है, उसी खर्च को पूरा करते हुए सरकार लोगों पर कुछ चार्जेस इम्पोज करती है, जिसको हम फी के नाम से जानते हैं। फी रेफर्स टू द चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ recurring services provided by it. ठीक है? Such services are generally in public interest and fees is paid by those who receive such services. ये जो सर्विसेज होते हैं ना, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जनरली ये सर्विसेज लोगों के हित के लिए होता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो फीस है, ये जो चार्ज है फी के फॉर्म में, ये उनको ही चुकाना पड़ता है, उन लोगों को चुकाना पड़ता है जो कि इस तरह की सेवाओं को रिसीव करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, किस तरह का सेवा हो गया आपका? तो ये आपके एग्जाम्पल में आप इसमें ले लें, जैसे कि कोर्ट फी हो गया। जैसे कि आप अदालत में किसी के ऊपर केस दायर करते हैं, दर्ज कराते हैं, तो आपको अदालत के कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिसको आप कोर्ट फी के नाम से जानते हो। या फिर रजिस्ट्रेशन फी, आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, आप उसको रजिस्टर करा रहे हो, तो उसके बदले में आपको कुछ चार्जेस लगते हैं। आपने लैंड खरीदा है और आप लैंड की रजिस्ट्री कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस लगते हैं। आपने शादी कर ली है और आप अपने शादी को रजिस्टर कराना चाहते हैं, कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और एक माइनर सा अमाउंट जो है वो आपको फ़ी के तौर पे चुकाना पड़ेगा। तो ये सब के सब आपके आ जाएंगे किसमें? रजिस्ट्रेशन फ़ी के एग्जाम्पल्स में। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट फ़ी। आप कोई व्यापारी वर्ग के इंसान हैं और आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को अपने कंट्री में मंगवा रहे हैं, और उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, और वो अनुमति आपको इम्पोर्ट फ़ी के तौर पर लेनी होगी, जिसके बदले में, अनुमति के बदले में सरकार आपसे कुछ चार्जेस लेगी, जो कि इम्पोर्ट फ़ी कहलाएगा। तो ये तमाम कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ़ीस के एग्जाम्पल में आते हैं, और इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इस फीस के फॉर्म में लोगों पर चार्जेस लगाती है, स्पेशली उन लोगों पर जो इस तरह की सेवाओं को रिसीव करते हैं। ये जो फीस है, दिस इज़ द कंपल्सरी पेमेंट, ये भी एक कंपल्सरी पेमेंट है। बट ध्यान देने वाली बात है कि दिस इज़ द कंपल्सरी पेमेंट बट नॉट फॉर ऑल, सबके लिए कंपल्सरी नहीं है, बल्कि ये नेसेसरी हो जाता है तब जब आप इस तरह की सुविधाओं को जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है उसको रिसीव करते हैं। तो मतलब जो भी सुविधा या सेवा प्राप्त करेगा उसके लिए ये कंपल्सरी है, अदरवाइज सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। और इस तरह से फीस के तौर पे गवर्नमेंट को पैसे प्राप्त होते हैं। आए दिन हम कई तरह की सुविधाएं लेते ही रहते हैं सरकार से,
जिसके बदले में सरकार भी हम पे चार्जेस लगाती ही रहती है, और सरकार को भी पैसे मिलते रहते हैं, हमें भी सुविधाएं मिलती रहती है, और हमारा काम भी बन जाता है, गवर्नमेंट का काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम गवर्नमेंट के सोर्सेज की बात कर रहे थे, रेवेन्यू को रिसीव करने के, और उसी में एक इंपॉर्टेंट सोर्स हम लोगों ने देख लिया, दैट इज फी। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि फी से मिलता जुलता है बट अलग है, लाइसेंस फीस। लाइसेंस फी क्या है? तो लाइसेंस फी इट इज अ पेमेंट, एक तरह का पेमेंट है जो चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज अ पेमेंट चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों करती है सरकार ये पेमेंट चार्ज? तो टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग, किसी भी कार्य के लिए सरकार जब अनुमति देते हैं तो उस अनुमति के बदले में वो लोगों से एक पेमेंट चार्ज करते हैं, और इसी पेमेंट को हम लाइसेंस फी कहते हैं। अब किस तरह का की अनुमति सरकार देते हैं, क्यों पेमेंट हम लोगों पर चार्ज करते हैं? तो देखिए, बहुत तरह के काम हैं जिसको करने के लिए आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, और वो परमिशन देने के बदले में सरकार आपसे कुछ चार्जेस लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो किस तरह का पेमेंट भाई? तो एग्जाम्पल जैसे कि हमें लाइसेंस फी चुकाना पड़ता है फॉर लाइसेंस फी फॉर नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल। मतलब सिंपल बोले तो जैसे लाइसेंस फी आपको देना पड़ता है फॉर ड्राइविंग। कहने का मतलब है कि आप अगर ड्राइविंग करना चाह रहे हैं इकोनॉमी में और आप 18 प्लस हैं एज वाइज, और उस स्थिति में आप ड्राइविंग के लिए लाइसेंस चाहते हैं कि आप सड़कों पर बिल्कुल धड़ल्ले से गाड़ियों को उड़ा सकें, मतलब चला सकें, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, और वो परमिशन आपको लाइसेंस के फॉर्म में मिलेगा। एंड वहाँ पे आप लाइसेंस जब लेने जाओगे तो आपको पहले कुछ फी चुकाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस फी। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप कोई गन रखना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो गन वगैरह रखने के लिए भी, कीपिंग अ गन, आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, और उस लाइसेंस को बनवाने के लिए भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे लाइसेंस फी। ठीक है, जैसे लाइसेंस फी पेड फॉर परमिशन ऑफ अ कीपिंग गन और टू ऑब्टेन नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। मतलब आप कमर्शियल व्हीकल चलाना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह करने के लिए आप गाड़ियों को चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी लाइसेंस लग जाएगा आपको। आप कोई पर्टिकुलर शॉप ओपन करना चाह रहे हैं, वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो पहले आपको परमिशन लेना होगा। वो परमिशन आपको लाइसेंस के रूप में मिलेगा, और उसके बदले में आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं लाइसेंस फी के, और ये गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो हो जाएगा आपका फाइन्स एंड पेनल्टीज। देखिए, फाइन्स एंड पेनल्टी क्या है? तो दे रेफर्स टू दोज पेमेंट विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स। दे refers to those payment
which are imposed on law breakers। कहने का मतलब है कि इकोनॉमी में कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए जाते हैं और उन नियम कानूनों को, रूल्स रेगुलेशंस को जो भी व्यक्ति तोड़ता है उस व्यक्ति के ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए जाते हैं और जो भी चार्जेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं उसी चार्जेस को हम फाइन या फिर पेनल्टी के फॉर्म में रूप में जानते हैं। जैसे कि कई तरह के नियम कानून हैं इंडिया में और अगर आप वो तोड़ते हैं तो आपके ऊपर कुछ चार्जेस लग जाएंगे। जैसे कि मैं अभी अभी आपको बता रही थी लाइसेंस फ़ी। तो अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं और आपकी एज 18+ है तभी आप ड्राइविंग कर सकोगे और उसके लिए अगर आप 18 के एज के नहीं हैं और अगर आप 18 बिलो एज के हैं और आप ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो उस स्थिति में आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। या फिर अगर आप रेड लाइट जो है वो जंप कर जाते हैं, रेड लाइट में आप क्रॉस कर जाते हैं रोड को, जो कि एक ट्रैफिक रूल है जहाँ पे रेड लाइट होते ही आपको रुकना होता है, लेकिन अगर आप सड़क पार करते हुए पाए जाते हैं उस स्थिति में आपके ऊपर जो है वो पेनल्टी लग जाएगी। या अगर आप टैक्स टाइम पे नहीं कर रहे हैं तब भी पेनल्टी लगती है। सो इस तरह से कई सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। अगर आप उनमें से कोई भी एक नियम तोड़ते पाए जाते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट देने पड़ेंगे फाइन के तौर पे, पेनल्टी के तौर पे। और ये गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू को रिसीव करने का। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है एस शीट्स। देखिए एस शीट्स क्या है। तो एस शीट्स रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज without leaving behind any legal heir or a will। कहने का मतलब है एस्टेट्स एक तरह का क्लेम होता है जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, दावा है जो कि गवर्नमेंट करते हैं। गवर्नमेंट ये दावा उन लोगों पर करते हैं, उन लोगों की संपत्ति पर करते हैं, क्लेम करते हैं सरकार ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दोज पर्सन, वैसे लोगों की संपत्ति पर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हु डाइज जो मर चुके हैं, और विदाउट लिविंग बिना, विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और अ विल। देखिए समाज में ऐसे कई तरह के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी कोई संतान नहीं होती है, जिनके अपने कोई बच्चे नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में अगर वैसे लोगों की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो उस तरह के लोग अगर अपने पीछे किसी भी कानूनी तौर पर अपने उत्तराधिकारी को, अपने वारिस को नहीं चुनते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई विल नहीं बनाते हैं, तो उस स्थिति में वैसे लोगों की संपत्ति को सरकार के द्वारा दावा करके जब्त कर लिया जाता है और इस तरह से गवर्नमेंट को पैसों की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे लोग सोसाइटी में कई सारे होते हैं और इस तरह के लोगों की मृत्यु के पश्चात ऐसे लोगों के जो भी संपत्ति का कोई भी लीगल वारिस नहीं होने के कारण ऐसे लोगों की संपत्ति को सरकार जो है वो जब्त करके अपने तौर पर, अपने प्रॉपर्टी के तौर पर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू को
रिसीव करने का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसे लोग नहीं होंगे सोसाइटी में, ऐसे लोग होते हैं, और अगर उन्होंने कोई भी लीगल वारिस नहीं बनाया है अपनी संपत्ति का, तो फिर वो किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। क्या है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स? तो गवर्नमेंट जो है वो रिसीव करते हैं, गवर्नमेंट आपके रिसीव करते हैं गिफ्ट्स। कहाँ से रिसीव करते हैं? तो या तो विदेशी सरकारों से, दूसरे देश के लोगों के द्वारा, फॉरेन गवर्नमेंट से, या फिर अपने ही कंट्री के कोई प्राइवेट सेक्टर के लोगों से, जो कि वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से सरकार को गिफ्ट्स वगैरह जो है वो देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, इंडिविजुअल कंपनीज जो होते हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वहाँ से भी सरकार को गिफ्ट मनी जो है वो मिलता है। इस तरह से गवर्नमेंट गिफ्ट्स के फॉर्म में भी पैसा रिसीव करते हैं। बट ध्यान देने वाली बात है कि ये जो गिफ्ट है, दिस इज नॉट ए फिक्स्ड सोर्स, दिस इज नॉट ए फिक्स्ड सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम। सरकार के आय का ये एक फिक्स्ड सोर्स जो है वो नहीं होता है, और इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पैसा रिसीव तो करते हैं, बट दिस इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन हाँ, कभी भी मिलता है तो उसको हम काउंट जरूर करेंगे एज अ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। और जनरली ये कब मिलता है सरकार को? तो इस तरह के गिफ्ट्स या ग्रांट्स का मतलब होता है मदद। तो इस तरह के पैसे जो हैं वो सरकार को जनरली कोई नेशनल क्राइसिस की स्थिति में रिसीव होता है, जैसे कि देश में कोई वॉर चल रहा हो, या फिर कोई पेंडेमिक की स्थिति हो, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, लाइक फ्लड हो, बाढ़ आ गया हो, सूखा पड़ गया हो। तो इस तरह की कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तब सरकार को विदेशों से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, अपने ही देश के इंडिविजुअल से, कंपनीज से पैसे गिफ्ट या फिर ग्रांट मदद के रूप में मिलते हैं। बट ध्यान देने वाली बात है, दीज आर नॉट अ फिक्स्ड सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम। फिक्स नहीं है लेकिन मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो प्रेजेंट टाइम पे जो आपके कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, तो इतनी पेंडेमिक की स्थिति है, तो कई सारे लोग आप देखते होंगे कि मदद करते हैं सरकार के, और फिर उन पैसों से सरकार जो है वो देश के लोगों की मदद करती है। आपने देखा होगा, अगर आप कोई ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो, टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हो, तो उसमें आप देखते हो नीचे में जो भी आपका टिकट का प्राइस होता है वो आप पे कर रहे हो, और साथ में आपको 1 रुपये, बहुत ही माइनर सा अमाउंट जो है वो आपसे मांगा जाता है कि आप अगर कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट को मिलने वाले ग्रांट्स या गिफ्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स को डिस्कस करेंगे और वो है फॉर फीचर्स। नेक्स्ट सोर्स है फॉर फीचर्स। ये क्या है? तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज विच आर इम्पोज्ड बाय द कोर्ट फॉर नॉन कॉम्प्लियंस एंड नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ ऑर्डर और नॉन फुलफिलमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, देखिए क्या होता है कि समटाइम्स अगर आपने किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपने लोन लिया है बैंक से, और आप उसको एक निश्चित समय के लिए लिया है आपने, और आप वो नहीं चुका पा रहे हैं, या फिर आपको कोई ऑर्डर दिया गया है, सरकारी आदेश है आपके लिए, और आप उसको नहीं पूरा करते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा कि कोर्ट जो है, अदालत जो है, उसके द्वारा आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, और वो पेनल्टी आपको चुकाना पड़ेगा। आप
मान लीजिए कि कोर्ट में पेशी थी, किसी कोई भी आपका चल रहा था केस और उसके लिए आपकी पेशी थी बट आप नहीं गए, तो उस स्थिति में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और जो भी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी उसी को हम फॉरफीचर्स कहेंगे। तो फॉरफीचर एक तरह की पेनल्टी होती है जो कि कोर्ट के द्वारा लगाई जाती है। कब? अगर आपने नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ ऑर्डर किया है, किसी आदेश को पूरा नहीं किया, या फिर आपने नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिकॉर्ड किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है और आपने उसको पूरा नहीं किया, तो वैसी स्थिति में आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, पेनल्टी लगाई जाएगी, जिसको हम फॉरफीचर्स कहते हैं। और ये भी गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू को रिसीव करने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। नेक्स्ट और लास्ट सोर्स के तौर पे हम ले सकते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या है तो ध्यान दोगे, स्पेशल असेसमेंट एक तरह का पेमेंट होता है जो कि किया जाता है वैसे ओनर्स के द्वारा जिनकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ चुका है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी का वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड, बढ़ चुका है, ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट। देखो क्या है, सरकार कई तरह की योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं में से मान लो कोई भी एक ऐसी योजना सरकार ने बनाई जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के विकास के लिए होती है, देश को डेवलप बनाने के लिए होती है। अब वैसी किसी स्थिति में गवर्नमेंट ने कोई भी एक योजना चलाई, जैसे कि सड़क निर्माण योजना कर दी गवर्नमेंट ने, एक हाईवे बना दिया है। अब हाईवे बनवाने से क्या हुआ कि हाईवे के आसपास की जो जमीनें थी उनका वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू के बढ़ जाने से गवर्नमेंट क्या करेंगे कि जैसे जिन जिन ओनर्स, जिन लोगों की संपत्ति थी उन जगहों पर, जिन जगहों पर से गवर्नमेंट के द्वारा कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाया गया और वैल्यू बढ़ गया प्रॉपर्टी का, तो उस स्थिति में जिनकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा है उन लोगों को गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, और उसी पेमेंट को हम स्पेशल असेसमेंट के नाम से जानते हैं। द स्पेशल असेसमेंट refers to the payment made by the owners of those properties whose value has appreciated due to the developmental activities of the government। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप हैं, आपकी ज़मीनें हैं और आपकी ज़मीनों के पास से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया और मेट्रो स्टेशन बना दिया गया। जब मेट्रो स्टेशन बन गया तो उसके आसपास की ज़मीनों का वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, तो आपके ज़मीन का वैल्यू बढ़ चुका है। उस स्थिति में सरकार को आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे एज अ पेमेंट, एज अ चार्जेस, जिसको हम स्पेशल असेसमेंट कहेंगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जो कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू यहाँ से भी रिसीव होता है। और इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनको हमने डिस्कस किया, और ये सारे के सारे गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज में आते हैं। ये तमाम सोर्सेज जो हैं ये अदर दैन टैक्स रिसीट्स हैं, मतलब टैक्सेस से मिलने वाले पैसों के अलावा सरकार को ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से ऐसे पैसे मिलते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट, ऐसा सोर्स नहीं है जिन पैसों को रिसीव करने के बदले में सरकार को या तो लायबिलिटी बनती हो या उनकी कोई संपत्ति घटती हो। इसलिए ये तमाम सोर्सेज रेवेन्यू रिसीट्स के सोर्सेज हैं और टैक्सेस नहीं है, इसलिए ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं। इसी के साथ हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है टॉपिक, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपिटल रिसीट्स को डिस्कस करेंगे, उसके सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेस कौन कौन से हैं हमें वो जानना है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स और उसके जितने भी सोर्सेज हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।